नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ये जो सेशन है वो कक्षा 6 में जुड़े हुए नए नए टॉपिक का सेशन है। अब देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पाठ्य पुस्तक मंडल ने इस बार ऑर्डर जारी करके ये कहा है कि आरबीएसई की 6ठी से 8वीं तक की किताबों में बदलाव होगा और इसीलिए अपनी जो राजस्थान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ सार संग्रह किताब जो आने वाली थी उसको मैंने रोका था और इसकी सूचना आपको बार बार वीडियो के माध्यम से दी है। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों के कमेंट लगातार अभी भी आते हैं, सर वो सार संग्रह कब आ रहा है, सर ये कब आएगी, हमें बताओ, ये बताओ। तो देखो, सूचना समय समय पे मैंने हर तरीके से दी है, लेकिन सूचना आप तक तभी पहुंच सकती है जब आप उस सूचना को अपने तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि हम तो सूचना दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद वो देखना होता है। तो अब भी ध्यान से सुनो, क्या बदलाव हुआ है वो मैं बता रहा हूं और ये कब तक कैसे चीजें अपडेट हो जाएगी वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों को ये भी बता रहा हूं कि आरबीएसई की इन पुस्तकों पे आधारित अपनी क्लासेस अब शुरू होने वाली है आप लोगों के लिए और नियमित आप लोगों को रहना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि जितने परीक्षाएं हुई है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, एग्जामिनर ने पूरा पूरा टारगेट आरबीएसई को बना के रखा, राजस्थान अध्ययन से ही सारे ज्यादातर सवाल बनाए। इसीलिए अपना जो वस्तुनिष्ठ सार संग्रह था उसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। हूबहू जहां वर्ड और हूबहू लाइन की बात करते हैं तो आप लोगों को ऐसे की ऐसे देखने को मिली थी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके प्रमाण दिए गए और मैंने सारे वीडियो भी बना के बताया, पीडीएफ भी दी, फोटो भी टेलीग्राम पे डाल के बताया। तो अभी भी कोई विद्यार्थी जिनके मन में ऐसी शंका है तो वो देख सकते हैं। और मुझे लगता है आरबीएसई की किताबों के अंदर भी कुछ अधूरापन है, पूरी डिटेल नहीं आती है। तो ये आप लोगों को भैया जीजीडी की क्लासेस तो लगेगी, जीजीडी के यहाँ से आप लोगों को जो प्रिपरेशन करवाई जाती है उससे आप लोगों को पूर्णता मिलेगी, ये बात है। जैसे सार संग्रह भी हम देते हैं ना, तो जहां पे कुछ अधूरापन है, मान लीजिए महाराणा सांगा का जन्म दिया है सिर्फ, तो बाकी जो अधूरापन है, आसपास की चीजें नहीं आई है, वो सारी पूर्णता करके और उसकी व्याख्या में जोड़ के दिया जाता है, तभी तो वो चीज कारगर है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं परीक्षा के अंदर जो आरबीएसई में तो जैसे 2 शब्द ही दे रखे हैं, लेकिन और भी पूछिए चीजें, तो वो उसके लिए आप लोगों को परिपूर्ण होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये मेरे हाथ में आप लोग देखोगे तो ये कक्षा 6 की हमारा राजस्थान अध्ययन की किताब है। ठीक है, हमारा राजस्थान की है। अब अभी तक जो अपडेट होके मार्केट में बुक आई है 6, 7, 8 की अपन बात करें तो उसमें से अवेलेबल जो है, जो उपलब्ध किताब है, वो सिर्फ हो पाई है कक्षा, उपलब्ध जो है अपनी किताब वो सिर्फ हो पाई है किसकी, अपने कक्षा 6 की ही हो पाई है। ठीक है, उपलब्ध कौन सी है, कक्षा 6 की है। अब कई टाबर आ लिखे हुए, गुरु जी आप किताबा आगे नहीं, आप कब दे रही, अरे कटे आई बेटा, स्कूल में आई कौन और बाजार में भी आई कौन। अच्छा, आ भी किताब स्कूल में कौन आई है, आ भी बाजार लगड़ी है। ठीक है, किताब बाजार में ये आई है सिर्फ। अब जैसे ही कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 किया जाए तो मेरा काम तो हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, यदि कक्षा 6 की किताब की अपन बात करें, इसमें बदलाव क्या हुआ है, तो देखो बेटा ध्यान से देख लेना। बदलाव जो प्रारंभ के इसके टॉपिक है उनके अंदर जो बदलाव किया है वो क्या किया है, नए जिलों के अनुसार व्यवस्था दी है। क्या किया है, नए जिलों के अनुसार इनको अपडेट कर दिया है, यानी टॉपिक वही रखे हैं और दे दिए नए जिलों के अनुसार। जैसे जैसे आप देखोगे कि बैराट सभ्यता अब जो है जयपुर के अंदर नहीं पढ़ के कहां पढ़ती है, कोटपुतली बहरोड के अंदर पढ़ती है, कोटपुतली बहरोड के अंदर पढ़ रही है, तो इसको दे दिया है। और जैसे मान लीजिए कि कहीं नदियों का टॉपिक है, ठीक है, नदियों का टॉपिक है तो नदियों के क्या किए, नए बहाव क्षेत्र दे दिए। क्या दे दिए, नए बहाव क्षेत्र दे दिए। यानी कि मैंने तो जो यहां से जुड़ा हुआ है उन सबके तो ये चीज अपडेट ही है। मैंने राजस्थान जी के पूरा 41 जिलों के अनुसार पढ़ा रखा है इस चैनल पे। लास्ट जो क्लासेस हुई थी उसमें देख लेना राजस्थान जीके की, सारा नए के अनुसार ही करवा रखा है। लेकिन ये किताबें अब अपडेट होके आई है तो कई जना के टावर बी में बैठा के नहीं, मैं तो 33 जिला के अनुसार ही व्यवस्था पढ़ा और जब मतलब ऑफिशियल चीजें आई किताब में, आरबीएसई में आई जद पढ़ा, तो उनको अब जोर पड़ेगा, थोड़ा जोर यूं पड़ेगा क्योंकि अब तैयारी करनी पड़ेगी, अब उसके अनुसार अपडेट होना पड़ेगा। ये देखो, इसके अंदर दे रखा है राजस्थान का ये नक्शा और ये नक्शा 41 जिलों के अनुसार दे रखा है। और इसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि फलोदी की बॉर्डर पाकिस्तान के टच हो रही है, तो ये भी शंका आप लोगों के समाप्त, सारे कंफ्यूजन समाप्त, क्योंकि अब आरबीएसई नहीं दे दी, स्कूलों में ये चल रही है तो फिर कंफ्यूजन समाप्त। अब आप लोगों को कहीं प्रूफ लगाना है, प्रमाण लगाना है, तब भी आप लोगों की ये चीज हो जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर जो है पुराने टॉपिक के अलावा नए टॉपिक भी जुड़े। एक टॉपिक इसमें मुझे बहुत शानदार लगा जो वास्तव में बहुत अच्छा जुड़ा है। अब कक्षा 6 के अंदर जो नए टॉपिक जुड़े हैं, नए टॉपिक कौन से जुड़े हैं, देखो ये तो नए बदलाव तो किए हैं, नए टॉपिक भी जुड़े हैं।
तो मेरा जो निर्णय था कि अभी किताब को रोका जाए वो बिल्कुल सही था कि डबल डबल पैसे बच्चों के नहीं लगने चाहिए, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि नए टॉपिक जुड़े। आखिर में मन में फिर यही चीज रहती कि गुरुजी किताब बदली, हमें अब दूसरी लानी पड़ेगी। ये भले मान लीजिए 3 नए टॉपिक की हम पीडीएफ भी दे देते, फिर भी वो मन में वो रहता है कि किताब के अंदर ही आ जाता अपडेट होके तो ठीक रहता। तो देखो बेटा, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके अंदर एक टॉपिक मुझे बहुत शानदार लगा और वो मैं आज इसी सेशन के अंदर इसमें क्लास के जरिए आप लोगों को करवाने वाला हूं। पहले मैं बता रहा हूं कि बदलाव क्या क्या हुआ, आपको कैसे प्रिपेयर होना है। ठीक है, जो नया टॉपिक जुड़ा है उसके अंदर एक टॉपिक बहुत शानदार लगा मुझे, जो है आप लोगों के भौगोलिक संकेतक का। क्या है? भौगोलिक संकेतक, यानी इसका मतलब क्या है? जीआई टैग। ये टॉपिक जुड़ गया है इसके अंदर, बहुत बढ़िया टॉपिक, आज क्लियर करवा देते हैं। नया टॉपिक मैं पढ़ा ही देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या जुड़ा है आपके? एक अग्नि सुरक्षा वाला टॉपिक जुड़ा है इसके अंदर। क्या जुड़ा है? अग्नि सुरक्षा वाला टॉपिक जुड़ा है, अग्नि सुरक्षा वाला टॉपिक जुड़ा है। और एक जुड़ा है आपके योग और ध्यान केंद्र। एक कौन सा जुड़ा है? योग और ध्यान केंद्र, और ध्यान केंद्र। तो वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए ये घोषणा कर रखी है कि 20 अप्रैल से अपन आरबीएसई का व्यवस्थित बैच शुरू कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? आरबीएसई राजस्थान अध्ययन, आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की जो आप लोगों की किताबें हैं 6th से 10th। अब कई जने कहेंगे गुरुजी 11th 12th भी कराओ। अरे जो काम की चीजें जहां से सवाल बनते हैं वो यही है, इसमें सब कुछ आ जाता है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। और आप लोगों के मन में ये रहती है 11th 12th की भी कराओ, तो मैं ये जब किताबें पढ़ाऊंगा तो सिर्फ इसके शब्द थोड़ी पढ़ाने वाला हूं, मैं इसको परिपूर्ण करके पढ़ाऊंगा। तो जो 11th 12th में आप लोगों को दे रखे हैं वो ऑलरेडी इन टॉपिक में आ जाएंगे। यहां से ये अपन पढ़ रहे हैं ना, यहां से क्लासें आ रही है आप लोगों के, आप मान के चलो कि ये पूरे परिपूर्ण ही हो रहे हैं। हमें इन किताबों को हाथ लगाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे आप लोगों को पारंगत कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपन, वैसे मैंने आप लोगों को से ये कहा था कि ये जो है अपन 20 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं, और हो सकता है कि मैं इससे पहले भी शुरू कर दूं। तो इससे पहले भी शुरू हो गई क्लासें तो टेलीग्राम पे मैं सूचना दे दूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों को यही क्लास के अंदर आप लोगों को वीडियो के अंदर वगैरह बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या बदलाव हुआ है? नए जिलों के अनुसार बदलाव कर दिया है, नए जिलों के अनुसार संभागीय व्यवस्था, इनके जिले, और जहां जहां पे नए जिलों के अपडेटेड डेटा है वो इसके अंदर सभी पार्ट में अपडेट कर दिए हैं इन्होंने। और इसके अंदर नए 3 टॉपिक जुड़े, तो हो सकता है 7वीं और 8वीं की जो किताबें आने वाली उनके अंदर भी जुड़ेंगे। और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इनको, ये भी बहुत जल्द आ जाएगी। और आ जाएगी जिस समय आ गई, समझ लो कि हाँ 8वीं की किताब आ गई आज, तो उसके बाद में ये मान के चलो कि सप्ताह भर में अपन आपको सार संग्रह दे देंगे, क्योंकि हमारा सारा तैयार पड़ा है, सिर्फ उसको थोड़े से जो नए टॉपिक आए इनको आपको अपडेट करके देनी है, वो दे देंगे। 9th और 10th में इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो जो अपना ये बैच प्रारंभ होगा, मेरे पास कई विद्यार्थियों के कमेंट आए कि गुरुजी इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत आप कक्षा 10 से करवाओ। क्या कहा बच्चों ने? कि कक्षा 10 के टॉपिक से इसकी शुरुआत करवाओ। तो बेटा यही मैं करने वाला हूं, मैं कक्षा 10 के टॉप की किताब को पहले करवाऊंगा आपको। सबसे ज्यादा सवाल कक्षा 10 की किताब में से बनते हैं, उसके बाद कक्षा 9 की किताब में से बनते हैं, फिर 8, 7 और 6। तो अपन इस क्रम में चलेंगे, अपन जो है इस क्रम में चलेंगे। पहले कक्षा 10 की किताब आप लोगों को घोट के पिला दूंगा मैं, फिर कक्षा 9 की, फिर 8 की, फिर 7 की, फिर 6 की, ये भी मैं वापस करवाने वाला हूं। 6, 7, 8 की पहले भी करवाई, लेकिन फिर भी कराऊंगा। तो ये थी पूरी डिटेल। अब आते हैं अपन इसका नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो आप लोग बढ़िया तरीके से अपने सभी साथियों तक साझा कर लेना। और ये मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, निश्चिंत रहो इसके बारे में। हाँ, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं ये ध्यान रख लें कि यहां से आने वाली एक भी क्लास का आज दिन तक विद्यार्थियों से 1 रुपया तक नहीं लिया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र प्लेटफॉर्म है कि जो सिर्फ कहता नहीं है निःशुल्क सेवा करके दिखाता है, और जिसे लगता है कि ये एकमात्र कैसे है और क्यों है, तो मैं उनकी क्लास खरीद के बता सकता हूं, और वो मेरी क्लास खरीद के नहीं बता सकते। इस छोटी सी लाइन के अंदर सब कुछ आ जाता है, और इसीलिए ये एकमात्र निःशुल्क चैनल है। ठीक है, कि यहां से जो है क्लास आज दिन तक न तो बेची गई और न मेरी क्लास कोई खरीद सकता है। ये विद्यार्थियों के लिए है और ये अनमोल है, और जिसका कोई मोल नहीं है उसको खरीदा नहीं जा सकता। और इतनी मेहनत करेंगे बेटा कि याद रखोगे कि वास्तव में इस लेवल से भी कोई मेहनत कर सकता है। तो आओ आज पढ़ते हैं अपन भौगोलिक संकेतक। अब ये जो है आप लोग ये मान के चलो पूरा ही अपने आप लोगों को इसके अंदर से चैप्टर पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा आप लोगों के भौगोलिक संकेतक का इसके अंदर जो नया चैप्टर जुड़ा है वो आज कंप्लीट होने वाला है आपके, निश्चिंत रहो। देखो जीआई टैग कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? जीआई टैग। बार बार आता है नया जीआई टैग। अभी जैसे कि 23वां जीआई टैग जो है, अभी नया नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया, नवीनतम।
अब वो नवीनतम भी इसके अंदर अपडेटेड नहीं है, नागौरी अश्वगंधा का इसके अंदर अपडेट नहीं किया गया। इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोगों को इसके साथ में जीजीडी की क्लासेस लगेगी, तभी आप पूर्ण तरीके से अपडेट हो पाओगे, क्योंकि नागौरी अश्वगंधा के बारे में अपन ने 1 मिनट शो बना के दिया है और आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से भी बताया था, और जल्द ही नागौरी पान मेथी को भी जीआई टैग मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा दी है कि ये एक ऐसा संकेत है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस स्थान के कारण उसमें विशेष गुण या प्रतिष्ठा हो जाती है ना, उसके अंदर विशेष गुण होती है। जैसे सोनत की मेहंदी है तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां की मेहंदी का कलर इतना शानदार है और कोई मतलब साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते, तो ये पूरी इसकी यहाँ की ऐसी विशेषता है। बीकानेरी भुजिया, वहां की जलवायु हुई वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी है कि वो बहुत कुरकुरी होती है और उसका टेस्ट ही अलग बैठता है, तो ये वहां की विशेषता है। इसलिए क्या ध्यान रखना है कि ये जो है वहां की, इसलिए भौगोलिक संकेत कहा जाता है इसको। ठीक है, जारी कौन करता है, यह भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके द्वारा जो इसके अधीन कार्यरत है जीआई रजिस्ट्री, इसके द्वारा दिया जाता है, इसके तहत रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद में ये जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, देखिए मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। कहां पे है, चेन्नई के अंदर है। और वैधता किसकी है, जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो भैया मेरी तो यही राय है, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज चाय है। ठीक है, जितने टी लवर है ना, जितने भी चाय के शौकीन जीवड़े हैं, उनको ये लाइन बहुत पसंद आएगी कि हा गुरु मजा आ गई, हम तो चाय पीनी पड़ी एक बार, है ना। तो मेरी यही राय है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। तो ये चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया, कौन सी, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। राजस्थान की स्थिति देखते हैं, 2025 तक राजस्थान में कुल 22 जीआई टैग, कितने, कुल 22 जीआई टैग दिए, जिसमें से 18 तो उत्पादों को दिए गए हैं और 4 लोगों को दिए गए हैं। जो लोगो होते हैं ना, जैसे जीजीडी का लोगो है ना, इसको जीआई टैग नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूं कि 18 तो उत्पाद है और 4 लोगो है। और अब उत्पादों को आप 18 की जगह 19 कर देना, क्योंकि वर्तमान स्थिति तक देखें तो नागौरी अश्वगंधा, अब वर्तमान में देखो 23 जीआई टैग है और 23वां जीआई टैग कौन सी है, नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा को दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये नागौरी अश्वगंधा क्या है, नवीनतम है, ये नवीनतम है। इससे पहले जैसे सांगरी को दिया था, है ना, कैर सांगरी कहते, सांगरी को दिया था, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये बाकी के जो इसमें दे रखे हैं इस किताब के अंदर 18, वो मैं करवा देता हूं आप लोगों को। और इसकी जो है 21 तक की तो मैंने जो है यहाँ पे सूची भी शामिल की है। ठीक है, लोगो वगैरह सब, तो ये आप लोग, ये मैंने इसलिए शामिल की है कि मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल पे। उसके अंदर आप लोगों को ये साथ में ये भी मिल जाएगी, एक लिस्ट भी मिल जाएगी जीआई टैग की। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं अपन। देखो भैया, बगरू प्रिंट, अब जिते जिते प्रिंट आवे नहीं तो बट ओ समझ लीजो कि किन की कलाकारी पेंटिंग करी है ना। प्रिंट यानी छपाई हुई है, क्या हुआ है, प्रिंट हुई है उसकी। तो बगरू प्रिंट यानी बगरू क्षेत्र की स्पेशल है ये। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बगरू जो है ना, ये जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के नाम पे ही इसका क्या नाम पड़ गया, बगरू प्रिंट पड़ गया। इसमें देखो मटिया रंग, मटिया पता होता है, मटिया शब्द बना है मिट्टी से, किससे बना है, मिट्टी से बना है मटिया। और खाकी क्या ना, खाकी जिन, वही मटियो कलर है। इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की छपाई की जाती है। जो एग्जामिनर पूछता है वो कलर पूछता है। एग्जामिनर क्या पूछता है, कलर, क्या मटिया रंग पे लाल काले रंग, ये ध्यान रखना आपको, लाल काले रंग की छपाई की जाती है। और छपाई का यह कार्य विशेषतः छीपा समुदाय द्वारा, छीपा नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि छीपा क्या करते हैं, छपाई का काम करते हैं, तो छीपा समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के ठप्पे होते हैं ऐसे, है ना, लकड़ी के ठप्पे होते हैं, उनको कलर में करके छापा जाता है। जैसे ये डिजाइन का ठप्पा है, उसको फिर जो है छापा जाता है, तो इसको बोला जाता है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बोला जाता है। इसे लकड़ी के ठप्पे का एक रूप है ये। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को आरबीएससी तो ऐसी घोट के पिला दूंगा कि जहां जहां जो जो एग्जाम होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आप आरबीएससी से पहले ये कहोगे कि ये तो हमारे सर ने करवा रखा है। ठीक है, हमारे सर ने करवा रखा है, ये तो बाहर जा ही नहीं सकता, आप इसके बारे में निश्चिंत रहो। ब्लू पोट्री,
ब्लू पोट्री के बारे में पहले बहुत बार पढ़ाया, लेकिन फिर इसमें पढ़ते हैं अपन आरबीएससी में कि जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोट्री कला कहा जाता है। चीनी मिट्टी में नीले रंग की जो चित्रकारी है वो ब्लू पोट्री कहलाती है। अब देखो इसका यह नाम पोट्री जो है, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, इस पर नीले रंग के प्रयोग के कारण पड़ा है। और जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हुआ कि भाई ब्लू पोट्री को लाया कौन, कई जना कह के मान सिंह जी लाया, कई जना कह के राम सिंह जी लाया, आपस में बेड़गा छोरा के लाया कौन, मार गुरु जी वो बतायो, थार गुरु जी वो बतायो, यानी कि सही कौन गलत कौन। तो इसका जो है डिसीजन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, आरबीएससी में छप के आ चुका है और वही छपा है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, यानी कि यह लगता है कि लेखक वृंद में से कोई ना कोई यहाँ की क्लासेस का लाभ ले चुके हैं। देखो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर लाया और महाराजा राम सिंह के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। एलसीटीज हूबहू लाइन मैंने आप लोगों को करवाई है कि नहीं करवाई? जितने भी रेगुलर और नियमित विद्यार्थी है वो जानते हैं कि हाँ गुरुजी आपने जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यही चीज कही थी कि ये ध्यान रखना लाए मान सिंह जी है और विकास सर्वाधिक राम सिंह जी के समय हुए हैं। ठीक है, उगो काटो निकल गो। ठीक है, चलिए अब देखो श्री कृपाल सिंह शेखावत है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए और इन्हें इस कला के विकास के लिए 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से घोट के पी जाओ, एक एक शब्द इसका जो है आप लोगों के लिए परीक्षा में अब छपने वाला है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आज सारे जीआई टैग यानी कि एक पार्ट छठी क्लास का तो आप लोगों के नया जुड़ा हुआ कंप्लीट करवा देता हूं मैं। जो छठी में 3 पार्ट आप लोगों के नए जुड़े हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखो अगला कठपुतली। अब कठपुतली किन के? इंग्लिश मीडियम में जो छोरा पढ़ा 90 कहते हैं पपेट। क्या बोलते हैं? पपेट। कई जगह हम घूमने जाते हैं तो वहां पे होटल वाले भी आजकल क्या करते हैं, एक अलग अलग जो है ऐसे आकर्षक पॉइंट रखते हैं। जैसे कि माउंट आबू की एक होटल है, अभी मैं बीच में गया था तो वहां पे मतलब आकर्षक पॉइंट था कि रोज रात को पपेट शो होगा। अब पपेट शो यानी कठपुतली, आजकल बहुत कम बच्चों को इसकी जानकारी है। जो नए नए जो नवांकुर बच्चे हैं ना, इनको तो पता ही नहीं है कि कठपुतली कैसे कला दिखाती है। अपन सब जानते हैं क्योंकि अपन ने ये कला देखी हुई है। कठपुतली, कट यानी लकड़ी और उसकी बनी हुई पुतली जो रस्सियों के सहारे नाचती है। ठीक है, इस कला की जन्मस्थली राजस्थान है और लकड़ी से बनी होती है जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। इनको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं जिनका मुख्य स्थल मारवाड़ है। ठीक है, मारवाड़। और श्री देवीलाल सामर, इसका जो है देवीलाल सामर का इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कठपुतलियां जो है वो उदयपुर के संग्रहालय में संग्रहित है और लोक कला मंडल इसके लिए बहुत अच्छी तरह जाना जाता है। जहां पे देवीलाल सामर जी का नाम आ गया तो लोक कला मंडल ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। और ये देख लो ये रही कठपुतलियां। ठीक है, इंगे बात हो नेक्स्ट थेवा कला। जैसे ही थेवा कला नाम आ जाए तो थेवा कला के अंदर आप ये ध्यान रख लेना कि ये पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। इस कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। ये देखोगे आप पीछे कांच है और इसके ऊपर सोने का पूरा जो है चित्रांकन किया जाता है और ये सूक्ष्म चित्रांकन होता है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही थेवा कला के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ की मीनाकारी है, सोनार करते हैं इसको, सोनी जी करते हैं, क्योंकि सोने का काम कौन करेंगे? सोनी जी करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे प्रतापगढ़ की मीनाकारी को थेवा कला के नाम से जानते हैं। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है और महेश राज सोनी, मैंने कहा सोनी जी करे काम, महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे जिन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीनतम आरबीएससी पुस्तक के अंदर का नवीनतम पाठ करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगला जो है मोलेला मिट्टी कला। मोलेला की मिट्टी कला राजस्थान में मोलेला गांव, मोलेला कहां पड़ता है? राजस्थान में राजसमंद के अंदर पड़ता है। मिट्टी यानी कि मृण मूर्ति के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? मृण मूर्ति, टेराकोटा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, ये मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए कला टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध है। और गांव के कुम्हार सिरेमिक, अब देखो मिट्टी का काम कौन करते हैं? कुम्हार करते हैं। तो गांव के कुम्हार सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। बाद में इन्हें चटकीले रंगों से रंगा जाता है, चटक रंगों से। ठीक है, ये देखो कितनी शानदार कलाकारी मिट्टी से बनाई है। कच्छी घोड़ी करते हुए एक नृत्य है और उसका चित्रांकन किया है। यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो एक माता जो है दही बना रही है और ये देखो पूरा चित्रांकन पूरे मिट्टी से किया गया है।
इसको बोला जाता है भैया मोलेला की टेराकोटा। क्या बोलते हैं? मोलेला की टेराकोटा। इसे भी जीए टैग दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया सांगानेरी प्रिंट। अब सांगानेर कटपटे, सांगानेर पटे थरपाचो जयपुर के आए। ठीक है, और सांगानेरी प्रिंट में क्या होता है, जैसे प्लेन शर्ट है और उसके ऊपर बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं, बड़े बड़े मोर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मतलब प्रिंटें होती है, वो सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। आजकल लड़के वगैरह भी बहुत पहनते हैं सांगानेरी प्रिंट के कुर्ते, बहुत चलते हैं आजकल, है ना। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, सांगानेर क्षेत्र में सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है, जिसमें धनिया बूंदी आदि प्रमुख छापे जाते हैं। क्या धनिया बूंदी आदि छापे जाते हैं, हाथी घोड़े भी छापे जाते हैं। ठीक है, इस छपाई में प्राय काला और लाल दो ही रंगों का ज्यादा काम में लिया जाता है। इस प्रिंट को मुन्नालाल गोयल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, मुन्नालाल गोयल ने विदेशों में काफी लोकप्रिय बनाया। अब देखो यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो लाल ज्यादा छपाई है, आजकल तो दूसरे कलर भी काम में लेने लग गए, लेकिन ज्यादा जो है दो रंगों का काम में लिया जाता है, काला और लाल। और हाथी घोड़े वगैरह ये भी छाप देते हैं, देखो फूल बूंदी बड़े बड़े छापते हैं यूं। ठीक है, हाथी घोड़े ऊंट वगैरह छापेंगे तो वो भी बड़े बड़े छापेंगे, वो होती है सांगानेरी प्रिंट। पिछवाई कला, पिछवाई यानी पिच यानी पीछे, किसके पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्तियों के तस्वीरों के पीछे बनने वाली जो पेंटिंग होती है वो पिछवाई के नाम से जानी जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पिछवाई कला। ठीक है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि यानी पीछे, पृष्ठभूमि यानी पीछे सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाती है। नाथ द्वारा की पिछवाई कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ की जांगीर और ब्राह्मण जाति, ये देखो यहाँ पे नया फैक्ट आया है कि पिछवाई कला के लिए कौन काम करते हैं, कौन से परिवार, तो जांगीर और ब्राह्मण जाति के परिवार इस कला के पारंगत माने जाते हैं, जो पिछवाई ये बनाते हैं। मैं हमारे घर पे भी कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे पिछवाई लगा रखी है हमने, छोटी पिछवाइयां मिलती है नाथ द्वारा में, तो वो लाके हमने भी जो है पिछवाई लगा रखी है घर के अंदर। तो यह चीजें जो है पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आए। और उस्ता कला, उस्ता का मतलब होता है ऊंट, उसके ऊपर जब ऊंट के ऊपर जो है कारीगरी की जाती है, बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, ऊंट की खाल पे उसके जो बाल होते हैं उसकी इस तरीके से कटिंग की जाती है, इस तरीके से उसको किया जाता है जैसे लगता है कि वास्तव में कोई मतलब छाप दिया है पूरा ऊपर। ये देखो कितनी शानदार तरीके से मोर बना रखा है, यहाँ पे गाय भैंसे बना दी, मतलब पूरी डिजाइन इतनी शानदार, इसको बोलते हैं उस्ता कला। इस कला में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन किया जाता है। इसे मुन्नत्ती कला, ये मुन्नवी कला लिखा है, इसको ये ध्यान रखना, मुन्नवत्ती कला, मुन्नवत्ती कला भी कहा जाता है। बीकानेर के उस्ता परिवार, ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। उस्ता परिवार ने यह कार्य शुरू किया, हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। और ये है आप लोगों के उस्ता कला, ये जो है ये पिछवाई है, ये पिछवाई है, ये पीछे दीवार पे लगती है। ठीक है, और ये है उस्ता कला, ये सांगानेरी प्रिंट है आप लोगों के। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब बढ़ते हैं आगे। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी क्या होती है कि फौलादी जो वस्तुएं होती है ना, फौलाद के ऊपर जब वहां पे मतलब उसके ऊपर पूरी मीनाकारी वगैरह की जाती है, उसके ऊपर तार वगैरह उनसे जड़ाई की जाती है, उसे कहा जाता है कोफ्तगिरी। ये मुख्य तौर पे उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, है ना। और इसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई का कार्य किया जाता है, इसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। फौलाद ये ध्यान रखना, आप क लिखा नहीं और कर है जो ही आप फ लिखा तो कहूं कोफ्तगिरी फाऊं फौलाद, ये याद रख लीजो, बस उसको काटो निकल गो, बाकी की मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कटे की फेमस है, अरे जयपुर उदयपुर की फेमस है, बस हुगो काम कंप्लीट। बीकानेरी भुजिया टावरो कटोरी प्रसिद्ध है कि बीकानेरी प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेरी भुजिया अपने विशिष्ट स्वाद और तीखेपन के लिए राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में जानी जाती है। अब इससे संबंधित दो नए प्रश्न बताता हूं। बीकानेरी भुजिया बनानी शुरू किसने करवाई? अरे डूंगर सिंह जी कराई। ठीक है, कौन कराई? थान पूछ ले, बीकानेरी भुजिया किंग टाइम में सब पहला बनी तो डूंग जी टाइम में बनी। किन टाइम में बनी? डूंग जी, डूंग जी याद रखना, डूंगर सिंह के समय, राजा डूंगर सिंह के समय ये शुरू हुई। और इसके अंदर कौन सी दाल प्रयुक्त की जाती है ये पूछते हैं ज्यादातर, मोठ की दाल। इसके अंदर क्या? मोठ की दाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोठ की दाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ की जलवायु से इसके अंदर तीखापन और क्रिस्पी हो जाती है वो। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? सोजत, सोजत की फाग प्रसिद्ध है और मेहंदी प्रसिद्ध है और विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है यहाँ की मेहंदी। ठीक है, सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में। पाली जिले की सोजत तहसील में उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से बनाई जाने वाली मेहंदी अपनी छाप के लिए, यानी इसका कलर बहुत तगड़ा आता है मेहंदी का। ठीक है, अब मेहंदी रो तो फोटो बताने यार काम को नहीं, बीकानेरी भुजिया फोटो देख लो, सेवारो देख लो। ठीक है, नीचे वो कोटा डोरिया है
ऊपर ये जो है, ये देखो तलवार के ऊपर जो की हुई है ना, ये फौलाद की होती है तलवार, इसके ऊपर ये देखो ये जो कलाकारी की हुई है ये गुप्तगिरी है। फिर आती है अपने कोटा डोरिया। कॉटन की साड़ियों पर कोटा में किया गया जरी के काम जो होते हैं वो कोटा डोरिया के नाम से जाना है। डोरिया, डोरिया छापा भी आवे, डोरिया ओढ़नी भी आवे, डोरिया साड़ियां भी आवे, है ना, जालीदार जो जाली जैसी दिखती है वो डोरिया होता है, ठीक है, कोटा डोरिया के नाम से जानते हैं। इसमें कोटा में बनी साड़ियां भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। ये ध्यान रखना, कोटा डोरिया सभी जगह प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया, जोधपुरी बंदेज, ये सब प्रसिद्ध है सारी। तो लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है? मकराना। मकराना नागौर का संगमरमर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। संगमरमर यानी मार्बल, क्या ध्यान रखना, मार्बल अब गरम लगा नहीं, मार्बल वो ही है संगमरमर। इंग्लिश में कहते हैं कि मार्बल और हिंदी में कहते हैं संगमरमर, ठीक है, ताजमहल में लगोड़ा ना वही। तो देखो नागौर के मकराना क्षेत्र का संगमरमर अपनी चमक और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भारत में कई ऐतिहासिक इमारतों के अंदर संगमरमर लगा हुआ है। देखो संगमरमर टेबल पड़ी हुआ है, संगमरमर वो टेबल है, गरम लगाओ है नहीं, वही है संगमरमर, ये ध्यान रखना। संगमरमर मंडी जो है किशनगढ़ के अंदर है और संगमरमर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मकराना नागौर का, ठीक है, क्योंकि मकरानेरो भाटो है, मकरानेरो भाटो क्या वो वही है मकरानेरो भाटो। फिर ये फुलकारी, ये नया पढ़ोगे आप, फुलकारी। देखो फुलकारी क्या है? फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है, ये भी क्या होती है? कढ़ाई, फूल के जैसे होती है। देखो ये कढ़ाई की हुई है ना, कढ़ाई का काम है ये। तो ये कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। राजस्थान में फुलकारी कला का विकास बहुत अधिक हुआ है। तो ये फुलकारी जो है इसको भी, अब इसमें क्या मिलान वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, निम्न में से किस कला को जो है जीआई टैग नहीं दिया गया? यह से हो सकता है आप फुलकारी थे मतलब छाटा आ जाओ, तो ध्यान रख जो फुलकारी दियोड़ो है, ठीक है। अगला देखो कसीदाकारी क्राफ्ट बोलते हैं जिसको, कसीदाकारी क्राफ्ट अपने मनमोहक दर्पण कला, और दर्पण यानी कांच भी बीड़े जाते हैं इनके अंदर, ठीक है, और उत्कृष्ट सिलाई से पहचानी जाती है। इस शिल्प कला का संबंध विवाह संबंधी वस्तुओं, विशेष तौर पे उपहारों में बहुत अधिक, बीकानेर को इस कला में बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाई है। और ये ध्यान रखना अपने बाड़मेर की रूमा देवी कसीदाकारी कला से बहुत आगे तक गए हैं, और रूमा देवी के क्षेत्र में आप देखोगे तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है और कसीदाकारी उनका मुख्य कार्य रहा है। जब केबीसी के सेट पे अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तब भी इन्होंने कसीदाकारी के जरिए कितनी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया उसके बारे में बताया था। तो ऐसे क्षेत्र इन कलाकारी में ऐसे जो है लोग और भी आगे लेकर जा रहे हैं इनको, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, ये कसीदाकारी साइड में दिख रही, देख लो। देखो अगलो है आपरे पोखरण पोट्री। पोखरण क्षेत्र में, पोखरण के जैसलमेर, ठीक है, रूणीचा धामपाड़ी पड़े पोखरण के। पोखरण में क्या हुआ? तो अथान ध्यान है स्माइलिंग बुद्धा वगैरह करिया एटॉमिक परीक्षण वो पोखरण के अंदर ही हुए थे। पोखरण क्षेत्र में बनने वाले मिट्टी के बर्तन अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। यहाँ के कारीगर इन बर्तनों पर रंगाई छपाई का कार्य कर इनको और अधिक आकर्षक बना देते हैं। देखो ये मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं सारे, अलग ही एंटीक पीस लगते हैं और महंगी महंगी होटलों के अंदर ये जो है बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है जोधपुरी बंदेज। देखो जोधपुरी छापा भी प्रसिद्ध है और जोधपुरी बंदेज वाला छापा भी प्रसिद्ध है, जोधपुरी बंदेज वाली ओढ़नी भी प्रसिद्ध है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। जोधपुरी बादला भी प्रसिद्ध है। जोधपुर क्षेत्र में कपड़ों को बांधकर रंग रोगन का कार्य करने की कला को बंदेज कहा जाता है। बंदेज को मतलब टाई एंड डाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई, बांधो और रंगो, क्या कहते हैं? बांधो और रंगो कला भी कहते हैं, बांधो और रंगो। अब बांधो और रंगो का क्या मतलब है? छोटी छोटी ऐसे कपड़े को पकड़ के और डोरी से ऐसे बांध देते हैं। अब जहां पे वो धागा बांधा हुआ है वो फिर रंगा नहीं जाता है, वो ऐसे ही रहता है क्योंकि धागा रंग जाएगा, अंदर रंग नहीं जाने देता। फिर उसको पूरा डुबा के निकाल देते हैं। फिर बाद जैसे ही खोलते हैं तो जहां पे धागा बंधा होता है वहां रंग नहीं पहुंचता है, वहां पे बिंदियां बन जाती है और बाकी जगह रंग जाता है। वो यही होती है बंदेज, टाई एंड डाई, रंगो और बांधो और रंगो कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें साड़ियां, साफा, चुनरी ये सब रंग दिया जाता है। और भाई साहब कैर सांगरी की जगह है ना, इम तो देखो कैर सांगरी दियोड़ो थार मतलब दियोड़ो है ना। आरबीएससी किताब में जने तो मैं क्यों थाने है ना जीजीडी की क्लासा और जीजीडी एफर्ट लागी जने ये चीज परिपूर्ण हो पाओ थे, इम दियोड़ो कैर सांगरी आरबीएससी किताब में। लेकिन अपार ध्यान रखना है, देखो मैं थान बता भी दूं,
अपन ध्यान रखना है। इम देखो, इम ओ दियोड़ो, अर्थ दियोड़ो है कैर सांगरी। अब लेकिन दिया किसे, जीआई टैग सांगरी को दिया है। जीआई टैग किसको दिया है, सांगरी को दिया है, कैर को नहीं दिया है। लेकिन सब्जी कैर सांगरी के साथ में बढ़ती है तो इम टैग दियो के कैर सांगरी। तो यह चीजा जो है इन वास्ते मास्टर तो लागे भाई, मास्टर तो थाने लागी जणी जातरी, ये चीजें याद भी हुई और इम जो है थान मतलब एकदम यूं सत्यता और प्रमाण लग गई कि हाँ हम चीज फाइनल होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सांगरी राजस्थान के खाद्य उत्पाद के अंदर सांगरी को अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया और इस खाद्य उत्पाद का प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक है। और जब सांगरी पचकुटे के अंदर मिल जाए तो ये सबसे महंगी सब्जी हो जाती है, राजस्थान की सबसे महंगी सब्जी है पचकुटा, ठीक है। और एक और लिखो, अब ये तो सारे लिख दिए, एक और लिखो नागौरी अश्वगंधा। एक और क्या लिखोगे, नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा। और ये नवीनतम है, ये नवीनतम है, ये नवीनतम है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुए भैया आप लोगों के जीआई टैग सारे के सारे, यानी कि ये पार्ट है ना, ये आप लोगों को मैंने पूरा करवा दिया है। देखो सिर्फ जो बदला है वो बताने, सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूं आप लोगों को कि ये बदला है भाई ऐसे पढ़ लेना। मैं तो आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने वाला व्यक्ति हूं और मैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा महान शिक्षक वो नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो मेरे से जुड़ गया, जो मुझे चाहे भाई मान के जुड़ा है, चाहे सर मान के जुड़ा है या कोई भी मान के जुड़ा है, उसके साथ मुझे प्रयास करना है। उसे सिर्फ उसे पढ़ने के लिए कहना, सिर्फ मार्गदर्शन करना, सिर्फ बातें करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उसके पढ़ने को आसान बनाना है और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतने चाहता हूं आप लोगों से कि आप उससे मात्र 2% ज्यादा मेहनत कर लेना। आप लोगों का चयन है, आप लोगों का चयन कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। जैसे आज मैंने ये चीज करवा दी है, ये चीज हाथों हाथ याद हो जानी चाहिए। ऐसी ही आप लोगों के अब आरबीएससी का पूरा बैच शुरू करने वाले हैं। लीला लहर पो वाले 25 की गारंटी मेरी है। और मैं कह रहा हूं जिसने वो आरबीएससी की एक एक क्लास को पढ़ ली, उसको राजस्थान अध्ययन को तो मतलब आप मान के चलो 6ठी से 10वीं किताब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर यदि 100% मैटर है तो अपन उस बैच के जरिए 150% मैटर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है उसके अंदर अधूरापन है, उसके अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है कि वो आप लोगों के लिए किताब नहीं लिख रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए लिख रहे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें से सवाल कंपटीशन में आ जाते हैं तो हम उसे कंपटीशन लेवल पे ले जाकर पढ़ेंगे, यानी उसमें से कुछ छोड़ेंगे नहीं और उससे रिलेटेड कुछ बनता है उसको भी छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए 20 अप्रैल तो नहीं, 20 अप्रैल डेडलाइन मैंने दी आप लोगों को कि ये बैच मैं शुरू कर दूंगा आरबीएससी का। लेकिन मान के चले 20 अप्रैल से पहले ही मैं आप लोगों के लिए ये बैच शुरू कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़े रहे, वहां पे सूचना मिलेगी आप लोगों को। और यदि आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से हो सकता है कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता और पता नहीं चलता कि कब कौन सी सूचना दी गई है। तो नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जब जो वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपके काम का हो तो आप तुरंत ही उसे देख लेंगे। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।